विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नीतिका, प्रवक्ता हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज अध्याय, जो कि 12वीं कक्षा से है। आज की इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उनके कुशल मार्गदर्शन से आज आपके समक्ष मैं इस प्रस्तुति को लाने में सक्षम हुई हूँ। आइए आज के इस अध्याय के और इस प्रस्तुति के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय करेंगे, अर्थात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताएं। उसके साथ साथ हम अध्याय के सार को भी करेंगे। इस अध्याय के सार में लेखक ने किन बातों पर महत्व दिया है, वो क्या बताना चाहते हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम पुनरावृत्ति भी अवश्य करेंगे और अंत में हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पिक प्रश्न भी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे लेखक परिचय, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ। 2 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। इस कारण इनका पालन पोषण इनकी बुआ ने किया। इनका जन्म एक गरीब अस्पृश्य परिवार में हुआ था, इसलिए इन्हें हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था एवं भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के विरुद्ध लंबा संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुई और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए और फिर वहां से वे लंदन गए। इन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़े और इतिहास में मानसक, विधिवेता, एक कुशल अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद एवं धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। इन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। कुछ समय तक इन्होंने देश में वकालत भी की। समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। अंबेडकर जी ने कानून की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही विधि, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में भी अपने अध्ययन और अनुसंधान के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अनेक डिग्रियां प्राप्त की। 14 अक्टूबर 1956 में ये 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मत के अनुयायी बन गए। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसी कारण से उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महान समाजशास्त्री का देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं पर नजर डालते हैं। इनकी रचनाएं अंग्रेजी में हैं। द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, आदि आदि और भी रचनाएं हैं इनकी। पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने कुशलतापूर्वक किया, जिनमें मुख्य थी बहिष्कृत भारत, जनता, मूक नायक आदि। हिंदी भाषा में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय
से बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उनके चिंतन एवं रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं: बुद्धा, कबीरदास जी और ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने उनके संपूर्ण वाङ्मय का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया है। प्रस्तुत निबंध, जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एवं मेरी कल्पना का आदर्श समाज, उनके निबंध कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें उन्होंने जाति प्रथा जैसे विषय को स्वतंत्रता, समता और भाईचारे से जोड़कर रखने का प्रयास किया है। ये था अंबेडकर जी का संक्षिप्त परिचय। आइए अब सार का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन आफ्ट कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के प्रकरण के तौर पर है। बाबा साहेब ने ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जो कि लाहौर में था, उसके वार्षिक सम्मेलन, ये वार्षिक सम्मेलन उस समय 1936 ईस्वी में था, वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की असहमति के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो अति लोकप्रिय हुई। इस पाठ में उन्होंने जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेने का विरोध किया है तथा अपने आदर्श समाज की संकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव न हो। आइए इस निबंध के कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं ताकि हमें अंबेडकर जी के विचार और उनकी भाषा कला के विषय में जानकारी मिले। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो ये थे अंबेडकर जी के विचार, जो उनके इस निबंध में लिखे गए थे। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत पाठ में जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का वर्णन है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर अनेक तर्क देकर इस जातिवाद का विरोध करते हैं। आधुनिक युग में भी अनेक लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, किंतु दुख इस बात का है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है, जो लेखक स्वीकार नहीं करता। भारत में जाति प्रथा का प्रचलन श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करता है और वर्ग भेद के कारण लोगों को ऊंच नीच घोषित करता है। यदि हम जाति प्रथा को श्रम विभाजन का कारण मान ले तो भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। एक विस्तृत और सक्षम समाज के व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार
व्यवसाय चुनने के योग्य बनना चाहिए, परंतु हमारे समाज में ऐसा नहीं है। लोग आज भी जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं और जाति के आधार पर व्यक्ति को पैतृक पेशा अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। इन सब के अतिरिक्त जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह लोगों को एक निश्चित पेशे से जोड़ देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे में तकनीकी विकास के कारण परिवर्तन हो जाता है या किसी भी और अन्य कारण से परिवर्तन बदलावादी होता है तो लोगों को भूखा मरना पड़ सकता है। हिंदू समाज में पेशा न बदल पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोगों को मजबूर होकर भी वही काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं है। ऐसे लोगों में टालू मानसिकता अर्थात काम को टाल देने की मानसिकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा को, उनकी रुचि को दबाती है और उन्हें निष्क्रिय बनाती है। बाबा साहेब ऐसा आदर्श समाज विकसित करना चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव हो। ऐसा होने पर सबके प्रति सब सजग होंगे और सबको समान सामाजिक साधन और अवसर भी प्राप्त होंगे। लेखक का कहना है कि भाईचारा दूध और पानी की तरह मिला होना चाहिए। इसी को वे लोकतंत्र का नाम देते हैं। यह आदान प्रदान जीवन और शारीरिक सुरक्षा का विरोध नहीं करता। हम संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, आजीविका के लिए औजार बना सकते हैं और घर के लिए ज़रूरी सामान रख सकते हैं। हमारे इन अधिकारों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि यह स्वतंत्रता नहीं मिलती तो मनुष्य अभावों के कारण दास बन जाता है। आज के समाज में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते हैं। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। दासता का संबंध कानून से नहीं है। यदि मनुष्य को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार तथा कर्तव्य का पालन करना पड़े तो वह भी दासता ही कही जाएगी। अतः जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यही है कि मनुष्य को अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसाय अपनाना पड़ता है और मजबूरन उसे निभाना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था, परंतु यह शब्द काफी विवादास्पद रहा है। समता भले ही असंभव सिद्धांत है, लेकिन यह एक नियामक सिद्धांत है। अंबेडकर जी आदर्श समाज की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव पर आधारित है। वह समाज में ऐसी गतिशीलता की अपेक्षा रखता है जिसमें कोई भी वांछित समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। आदर्श समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना आवश्यक है। अतः समता एक नियामक सिद्धांत है। यह 3 बातों पर निर्भर करती है। समता के लिए 3 बातें कौन कौन सी हैं? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरी मनुष्य के अपने प्रयत्न। वैसे इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते और हो भी नहीं सकते। वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी असमानता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने के लिए नए प्रयास करने चाहिए।
बाबा साहेब का यह भी कहना है कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी असमानता अनुचित है। प्रयत्न मानव के अपने वश में है, परंतु वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं। अर्थात आम्बेडकर जी ये कहना चाहते हैं कि जन्म मनुष्य के हाथ में नहीं है, किंतु प्रयत्न करना उसके वश में है। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से वास्ता पड़ता है, लेकिन उसके पास सभी के बारे में उनकी विभिन्न आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के बारे में जानने के अवसर नहीं होते और समय का भी अभाव होता है। अतः उसके लिए यही व्यवहारिक सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए सबको दो श्रेणियों या वर्गों में विभाजित न किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये था इसका संक्षिप्त सार। आप इसे पूरा अपने पुस्तक से अवश्य अध्ययन करें, तभी आपको इतने महान रचनाकार, राजनेता, अर्थशास्त्री और हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों के विषय में पूर्णतया जानकारी मिलेगी। आइए अब इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप मानने के पीछे अंबेडकर जी के तर्क क्या हैं? तो उत्तर है कि अंबेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप इसलिए नहीं मानते क्योंकि यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें व्यक्ति की क्षमता और योग्यता की उपेक्षा की जाती है। यह माता पिता के सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, अर्थात जन्म आधारित है। जन्म से पूर्व ही मनुष्य के लिए श्रम विभाजन करना पूर्णतया अनुचित है। क्यों अनुचित है प्यारे बच्चों? क्योंकि पहले से ही कैसे निर्णय लिया जा सकता है कि इस बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में होगी, वह क्या करना चाहेगा, ये तो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा ही निर्धारित करती है। जाति प्रथा आदमी को आजीवन एक ही व्यवसाय से जोड़ देती है। विपरीत परिस्थितियों में भी व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही मनुष्य को भूखा मरना पड़े। तो इसलिए अंबेडकर जी जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप नहीं मानते थे। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो प्यारे बच्चों, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय चुनने की आज्ञा नहीं देती जो उसका पैतृक व्यवसाय ना हो, फिर चाहे वह उस व्यवसाय में पारंगत ही क्यों ना हो। अर्थात अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, व्यवसाय केवल पैतृक ही चुनना पड़ेगा। आधुनिक औद्योगिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में लगातार विकास हो रहा है और कभी कभी अचानक भी ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति व्यवसाय बदलने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा व्यवसाय बदलने की अनुमति न दे तो भूखमरी और बेरोजगारी अवश्य आएगी। आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोग अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से ही जुड़े हैं, वे या तो स्वेच्छा से उस व्यवसाय को कर रहे हैं या अन्य क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण ही वे ऐसा कर रहे हैं। तो सिद्धि है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में भूखमरी और बेरोजगारी का भी एक कारण बन सकती है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। लेखक के मत से
दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, अर्थात दास्ता क्या है, हमने ऊपर पढ़ा भी है। आइए अब इस उत्तर में भी एक बारी अध्ययन कर लेते हैं। अंबेडकर जी के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं मानना चाहिए। दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिससे कुछ मनुष्यों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि जाति प्रथा के समान समाज में ऐसे लोगों का वर्ग भी संभव है जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ सकता है। उदाहरण के रूप में सफाई करने वाले कर्मचारी इसी प्रकार से कहे जा सकते हैं। तो दास्ता की परिभाषा अंबेडकर जी के अनुसार कानूनी पराधीनता नहीं, बल्कि कुछ लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना है। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। शारीरिक, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? हमने देखा अंबेडकर जी ने अपनी जो भी बात रखी है उसके पीछे बहुत सशक्त तर्क रखे हैं। आइए अब इस विचार पर भी उनका क्या तर्क है उसका अध्ययन करते हैं। अंबेडकर यह जानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से लोगों में असमानता तो हो सकती है, किंतु फिर भी यह समता के व्यवहार्य सिद्धांत को अपनाने का आग्रह करते हैं। इस संदर्भ में उनका तर्क ये है कि यदि हमारा समाज अपने सदस्यों का अधिकतम प्रयोग करना चाहता है तो इसे समाज के सभी लोगों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार प्रदान करने होंगे। वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं है, अतः उस आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। हमारे राजनीतिज्ञों को सब लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने का उचित अवसर भी मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप देख ही रहे हैं कि अंबेडकर जी ने अपने हर विचार को समाज को अच्छी तरह से समझने और परखने के बाद प्रस्तुत किया है और उसके पीछे भी बहुत अच्छे से तर्क दिए हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इस विषय में बाबा साहेब अंबेडकर से हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं। कारण यह है कि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। यदि हम थोड़ा विचार करें तो उनमें उनका क्या योगदान है? सामाजिक परिवेश व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर सकता है, किंतु उस व्यक्ति के सामर्थ्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मनुष्य के कार्यों और उसके प्रयासों के फलस्वरूप ही उसकी महानता का निर्णय होना चाहिए। किसी के भी सही प्रयत्नों की जांच तब हो सकती है जब सभी को समान अवसर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए गांव के या नगर पालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक महंगे स्कूलों में पढ़ने वाले बालकों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? क्योंकि महंगे स्कूलों में तो विभिन्न प्रकार के अवसर, सुविधाएं आदि मिल जाती हैं, किंतु गांव के बालकों को या नगर पालिकाओं के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को ना तो उतनी सुविधाएं मिलती हैं और ना ही उतने अवसर।
अतः समय की मांग यह है कि जातिवाद का उन्मूलन किया जाए और सभी को समान भौतिक सुविधाएं और स्थितियां प्रदान की जाएं। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज के तीनों तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मानित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो उत्तर लिखे गए हैं ये हमने अपनी सूझबूझ से लिखे हैं। आप जितना इस अध्याय का अध्ययन करेंगे उतना ही सशक्त उत्तर लिख पाएंगे। हमारे विचार इसमें क्या है, आप वो ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर अपने विचारों को भी इसमें मिलाकर प्रश्न का उत्तर लिखें। समाज के तीसरे तत्व भ्रातृता अर्थात भाईचारे पर विचार करते हुए लेखक ने अलग से स्त्रियों का उल्लेख नहीं किया, परंतु लेखक ने समाज की बात कही है और स्त्रियां समाज से अलग नहीं होती, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से ही समाज बनता है। लेखक कहता है कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका संभाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। जब सब या सभी शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसमें स्त्री और पुरुष का अलग से उल्लेख करने की तो आवश्यकता नहीं रह गई ना। यही बात कहते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त सबका और सबको शब्द वृहत्तर अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इन शब्दों का संबंध केवल पुरुषों से ही नहीं बल्कि स्त्रियों, छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि सभी से है। हम इस भ्रातृता शब्द से सहमत हैं, भले ही यह संस्कृत में शब्द है परंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है, अतः इसके स्थान पर भाईचारा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता। तो ये थे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने आम्बेडकर जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी लेखन कला, इन सब का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने सार का अध्ययन किया और उसके बाद हमने अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छी प्रकार से पढ़ लिया। अब हम बहुविकल्प प्रश्नोत्तर करते हैं, क्योंकि सटीक जानकारी के लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न करने से हमें अच्छी जानकारी मिलेगी। प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय के लेखक का नाम क्या है? तो इसमें तो हमें विकल्प पढ़ने की भी शायद आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम दिया गया है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, द्वितीय हजारी प्रसाद द्विवेदी, तृतीय विष्णु खरे और चतुर्थ विकल्प दिया गया है धर्मवीर भारती। तो इन सभी विकल्पों में श्रम विभाजन और जाति प्रथा अध्याय किसने लिखा ये हम सभी जानते हैं, हमने परिचय भी किया है उनका, तो उत्तर सही रहेगा। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा व्यवसाय या पेशा चुनने की अनुमति देती है? तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? आइए विकल्प पढ़ते हैं। प्रथम है स्वतंत्र पेशा, द्वितीय कर्मानुसार अर्थात कर्म के अनुसार, तृतीय कार्य कुशलता के अनुसार जिसमें वह कुशल हो, और चतुर्थ विकल्प है पैतृक पेशा। तो जाति प्रथा के अनुसार तो हमने ऊपर इस विषय पर बहुत चर्चा की है कि ये हमें पैतृक पेशा चुनने की अनुमति देती है, उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों ना हो जाएं। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित
समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? विकल्प दिए गए हैं अच्छा, महत्वपूर्ण, आदर्श और चौथा विकल्प दिया गया है स्वीकार्य। तो इन सभी विकल्पों में तो कौन सा सही रहेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदर्श आदर्श समाज कहा है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर जी ने आदर्श समाज कहा है। अगला प्रश्न है, किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? विकल्प है रूसी क्रांति में, द्वितीय विकल्प जर्मन क्रांति में, तृतीय विकल्प है फ्रांसीसी क्रांति में और चतुर्थ विकल्प है जापानी क्रांति में। तो आप इसका उत्तर सही सोच रहे हैं। हमने ऊपर सार में अध्ययन भी किया है कि फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। लेखक के अनुसार दास्तां का संबंध किससे नहीं है? विकल्प है समाज से, द्वितीय विकल्प कानून से, तृतीय विकल्प है शिक्षा से और चौथा विकल्प है धन से। तो लेखक के अनुसार दास्तां का संबंध, कौन सा विकल्प सही रहेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दास्तां का संबंध कानून से नहीं है। तो ये थे आज के प्रश्न जिसमें आपने अंबेडकर जी के विचारों का अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति में आपने सर्वप्रथम लेखक का जीवन परिचय जाना, उसके पश्चात उनकी रचनाएं और उनके लेखन कला से परिचित हुए। उसके पश्चात आपने पाठ का सार पढ़ा। उसके पश्चात आपने अभ्यास के प्रश्नोत्तर किए। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आप अपने विचार अपनी सूझबूझ से भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात आपने सटीक जानकारी हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी पढ़े। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी पुस्तक से अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।